व्हाट्सअप गाइस, मैं हूँ धीरज। साइंस का पेपर सॉल्यूशन राइट। कल अपन ने किया था क्वेश्चन नंबर 23 तक, आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और ऐसे और वीडियोस के लिए बेल आइकन को दबा के रखो, मतलब ऑल पे क्लिक करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमको ऐसा बताया कि ABC जो एक वो प्रिज्म है और BC उसका बेस है, और अब हमको ये बताना है कि इसमें से कौन सी ऐसी पोजीशन है जिसके ऊपर जो ऊपर से जो थर्ड कलर होगा वो हमारे स्काई के कलर से कॉरस्पॉन्ड करेगा। तो देखो, अब मैं एक बेसिक हमारे जो होता है इंसिडेंट उसका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो ये हमारा एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, यहाँ पे रेज आ रही है। अब रेज आने के बाद क्या होता है, रेज आने के बाद हमारे वो बन जाते हैं, पर उसमें भी ना एक प्रॉब्लम है। उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा ना विप क्योर, अपन को याद है विप क्योर से, पर विप क्योर तो उसका राइट फॉर्म है, पर यह इसमें उल्टा बनता है। तो इसमें सबसे पहले आएगा V, फिर I, फिर B, फिर G, Y, O एंड R। ये हमारा विप क्योर की फॉर्मेशन, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं बनता, इसमें ऐसा बनता है ROYGPIV। तो इसको अपन क्या बना सकते हैं, रॉय विप, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसमें ऐसा बनता है। तो इसका थर्ड कलर क्या है हमारा, ऊपर से वो है येलो, पर हमारे स्काई का कलर क्या है, वो है ब्लू। तो ब्लू आ रहा है हमारे नीचे से थर्ड पे। तो अगर अपन ऐसा करें कि ये जो प्रिज्म है इसको अपन उल्टा कर देते हैं और यहाँ से वाइट लाइट को ट्रांसफ़र करेंगे, तो क्या इसकी फॉर्मेशन विप क्योर में बनेगी? विप क्योर में बनेगी। अब विप क्योर के हिसाब से थर्ड कौन सा, इसका जो थर्ड कलर है वो है हमारा ब्लू, राइट। तो उसी के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है वो हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब तो ये हमारा सेक्शन बी आ गया है, इसके अंदर 20 क्वेश्चन करते हैं, पर अपन को उससे ज़्यादा ही करने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, तो यहाँ पे अपन को रिएक्शन दी हुई है। एक लाइमस्टोन जो है उसको अपन हीटअप करते हैं। लाइमस्टोन मतलब पता है ना, CaCO3। उसको अपन हीटअप करते हैं तो वो बना देता है CaO + CO2, ठीक है। यहाँ X की जगह CaO आएगा। उसमें भी इन्होंने क्या किया, 2 रिएक्शंस बताई, एक स्टेप 1 की और एक स्टेप 2 की। तो अब अपन को ये बताना है कि किस टाइप का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है। देखो, एक बात से तो अपन को यहाँ पे साफ पता चल रहा है। क्या बात भाई, कि यहाँ पे हीट दी हुई है तो ये एक्सोथर्मिक होना चाहिए, है ना। तो अब ऐसा मत करके आ जाना कि यहाँ पे हीट दी हुई है तो ये एक्सो मतलब एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ पे हीट दे रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें एंडोथर्मिक में बी वाला राइट होगा, क्योंकि एक्सो तो है ही नहीं। देखो, ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास 2 रिएक्शंस है। उन 2 रिएक्शन में से, हाँ ठीक है, ये बात सही है कि फर्स्ट में जो है वो एंडोथर्मिक है, क्योंकि अपन इसमें हीट दे रहे हैं। पर सेकंड वाले में जो है उसमें यहाँ पे एक हीट रिलीज होती है, यहाँ पे हीट रिलीज भी होती है, तो ये एक्सो भी है। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा C। अब इन विच ईयर द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज़ द हाईएस्ट। ये किसी बच्चे को भी पूछोगे ना तो वो भी बता देगा। सिर्फ इसमें इतना बताना है कि सबसे अपर जो बार है, मतलब या फिर बार ग्राफ का जो बार है उसकी क्या वैल्यू है, वो है हमारा A, जो कि है 2002, ठीक है ना। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये कुछ मेटल्स हैं और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इनका रिएक्शन है। अब अपन को ये बताना है व्हाट इज़ द रीज़न फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ Mg इन द टेस्ट ट्यूब B। तो देखो, सारे तो नीचे बैठे हुए हैं पर Mg ऊपर है, ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि Mg जो है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीज़ होती है। हाँ, और वो जो हाइड्रोजन रिलीज है ना वो बबल्स फॉर्म कर देती है। फिर वो बबल्स मैग्नीशियम के ऊपर बन जाते हैं। फिर मैग्नीशियम क्या होता है, उन बबल्स की वजह से ऊपर फ्लोट होने लग जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा B, बिकॉज Mg रिएक्ट्स विद डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग,
ठीक है। तो अभी हमारी एक टेबल है, शोन बिलो गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंसेस ए बी सी एंड डी। ठीक है। तो भाई यहाँ पे एक पेज नंबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, शायद दिखेगा क्योंकि मैं भूल भी, शायद दिखेगा, और दिख रहा है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे एक पेज नंबर है, पेज नंबर 48, आपके बुक में भी होगा, पेज नंबर 48 पे टेबल 3.4 है और उसके बाद के भी कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो ना ऐसा है कि ये पॉइंट्स और ये टेबल्स मैंने वीडियो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पार्ट 5 में बताया था कि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस टेबल में क्या है उसको देख लो एक बार, फिर अपन आते हैं। अच्छा ठीक है, चलो मैं यहाँ साइड में उसको रख देता हूँ। ठीक है। तो अब देखो हमारे पास अब 4 सब्सटेंसेस हैं। अब अपन को क्या बताना है कि टेबल शोन गिवन बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट 4 सब्सटेंसेस ए बी एंड सी एंड डी। ठीक है, ये इसको अपन को बताना है। तो हमारे पास 4 सब्सटेंस है ए बी सी एंड डी। तो अब अपन को बताना है कि इसमें से आयोनिक कंपाउंड्स कौन से हैं। आयोनिक कंपाउंड्स कौन से हैं भाई? तो आयोनिक कंपाउंड्स की ना कुछ कैटेगरीज होती है, तो वो भाई मैं बता देता हूँ। ठीक है। तो आयोनिक कंपाउंड्स का सबसे पहले तो ये है कि उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो भाई चलो पहले तो अपन इसको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, 1000+ ही होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट। तो 1000+ है हमारे ये 3। ठीक है। अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पे ना मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं, देखो इसको एलिमिनेट करने का एक और पॉइंट भी है कि ये सॉलिड में गुड है, गुड कंडक्टर है। पर जो होते हैं ना या आयोनिक कंपाउंड्स, वो सॉलिड में कभी भी गुड कंडक्टर्स नहीं होते, वो हमेशा मोल्टेन या फिर लिक्विड स्टेट में ही होते हैं। अरे नहीं, ये तो गुड है ना, हाँ अच्छा, हाँ तो ये सॉलिड में गुड है। ठीक है। तो इसको ये 2 ट्रिक्स, ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। और ये तीनों फिर से आगे जाएंगे क्योंकि ये सॉलिड स्टेट में पुअर फॉर्म में, पर लिक्विड और एक्वेशियस स्टेट में हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड और एक्वेशियस स्टेट में जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो उनकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है और वो अच्छे कंडक्टिविटी होती है। तो इसमें भाई कौन से बचते हैं हमारे बी सी और डी। बी सी और डी में से तो बी सी ही गुड कंडक्टर्स हैं, बाकी डी तो पुअर है, तो भाई डी भी कट गया। तो हमारा मेन आंसर जो है वो है बी और सी। तो हमारा राइट आंसर है तो पॉइंट बी, ऑप्शन बी, विच इज इक्वल टू पॉइंट बी, बी एंड सी। ठीक है। अब विनरी ऑब्जर्व डेट, तो उसके क्या बना, उसके एक शर्ट या फिर एक क्लोथ था, तो उसके ऊपर ना करी का दाग लग गया था, करी का स्पॉट था। करी में उनको पता है कि विनेगर होता है, तो जब वो उसको वॉश करती है ना डिटर्जेंट से या फिर किसी से भी, सोप से, तो क्या होता है कि वो जो है ना वो अपना बन जाता है रेड कलर का। वो जो स्पॉट है वो रेड कलर का बन जाता है। पर जब वो वापस से जब वो उसको धो देती है तब क्या होगा, आपको क्या लगता है? तब वो जो स्पॉट है ना वो मिट नहीं जाता। वो ऐसा होता है कि मिट भी जाता होगा पर उसने इतना अच्छे से नहीं धोया उसको, शर्ट को, तो वो जो स्पॉट है वो फिर से येलो कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो गया? रिएक्शन से पहले तो ये येलो कलर का था, फिर ये रेड कलर का हुआ, फिर से येलो कलर का हो गया। तो इसकी वजह ये है कि जो मतलब इसकी वजह ये है कि जो सोप जो है ना वो बेसिक है हमारे नेचर के अंदर। सोप जो है वो बेसिक है नेचर के अंदर। हाँ, तो सोप जो है वो बेसिक है। और जो टर्मरिक जो है ना वो एक नेचुरल इंडिकेटर है जो रेडिश कलर देती है। यस, जो रेडिश कलर देती है। 29, ठीक है। तो ये बेसिस जब भी होते हैं ना तो उनके साथ वो रेडिश देती है। तो बेस क्या है भाई, हमारा सोप है, तो वो तो भाई रेडिश कलर तो देगी। ठीक है। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप वुड द बल्ब ग्लो। देखो भाई हमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन्स हैं, तो इसलिए वो तो वहाँ पे ग्लो होगा, राइट। तो यहाँ पे तो भाई ये ग्लो हो ही रहा है। अब ये कौन सा हमारा शुगर सॉल्यूशंस। ठीक है भाई, शुगर सॉल्यूशंस के अंदर भी नहीं होता है और अल्कोहल वाटर में नहीं होता, ये बात तो साफ़ है। लाइम वाटर में ज़रूर होता है क्योंकि लाइम वाटर में हाइड्रोजन आयन्स होते हैं, सो उसमें ज़रूर होता है। तो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला।
अब ये कुछ एसेशन और रीजनिंग है, बहुत सारे किए ना एसेशन रीजनिंग। चलो अभी देखते हैं किस किस को आते हैं। अब हमारा सबसे पहला फर्स्ट एसेशन है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज अ कर्ड। बेकिंग सोडा डिक्रीजेज द pH वैल्यू ऑफ द फ्रेश मिल्क टू बिलो 6। तो ठीक है, तो देखो भाई एसेशन तो भाई ट्रू है, पर आर जो है ना वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। वेट अ मिनट, सॉरी कुछ साउंडिंग डिस्टर्बेंस था। सो ओके, सो तो इसमें क्या हो रहा है, ठीक है चलो एसेशन तो जो है वो ट्रू है, पर एसेशन के साथ जो उसका रीज़न है वो गलत है। Up to 32 assertion decomposition of vegetable matter into compost is an endothermic reaction। वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट वो एक एंडोथर्मिक है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है, और फिर दूसरा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ अ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। देखो भाई इसमें ऐसा है कि एसेशन तो ट्रू है, पर आर जो है वो उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आर भी फॉल्स है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल रिएक्टेंट इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब एसेशन रेंस एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओल्ड जाइलम टिश्यूज इन प्लांट्स ठीक है, अब रेंस एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो भाई एसेशन तो ट्रू है पर रीज़न गलत है। क्वेश्चन 34, ठीक है, स्काई अपीयर्स ब्लू इन द डे टाइम, वाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। तो भाई ऐसा है कि बोथ आर ट्रू, और ये भी उसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 35। तो इन द टेबल बिलो शोज द रिएक्शन ऑफ फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेस टू इन्वॉल्व हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब विच ऑफ द एलिमेंट फॉर्म एमोट्रॉपिक ऑक्साइड। तो एमोट्रॉपिक ऑक्साइड जो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे कौन से हमारे, वो है सिर्फ बी और डी। अब इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लोज टू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज। तो वो हमें हमारे शार्क, डॉगफिश एंड स्ट्रिंग रे, मतलब कि बेसिकली जो मरीन एनिमल्स है उनका। ठीक है, अब व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। व्हाट इज कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, blood networks of blood vessels around walls of alveoli in glomerulus of nephron। तो ये है कि थिन वॉल्ड कैपिलरीज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड्स। रिचली मतलब उसके अंदर बहुत सारा ब्लड सप्लाइड होता है। क्वेश्चन 38, प्लांट यूज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कम्पेयर टू एनिमल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट फॉलोड बाय द प्लांट्स फॉर एक्सक्रीशन। देखो यहाँ पर नॉट को हाईलाइट किया है, ठीक है ना, क्योंकि अपन हर बार नॉट को भूल जाते हैं। तो फिर हमारा राइट आंसर है जो कि है, देखो अब इसमें नॉट को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है ना, तो हमारा राइट ऑप्शन है दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंसेस थ्रू देयर लीव्स। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। ठीक है, अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 39। तो द पावर ऑफ लेंस इज -4.d देन इट मीन्स देन द लेंस इज। तो यहाँ पे माइनस यानी कि नेगेटिव में है हमारी वैल्यू, तो जब भी नेगेटिव में होती है तो हमारा मिरर कॉन्केव होता है। तो ए और सी में से दोनों में से कोई एक है, ठीक है ना, तो इसमें हमारा राइट आंसर है सी। क्यों, क्योंकि इसमें एक फार्मूला यूज़ होता है, तो वो फार्मूला है हमारा ये वाला, P इज इक्वल्स टू 1/f, P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है ना, P इज इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, f इधर चला जाता है और p इधर आ जाता है, तो फिर ऐसे करके हमारा ये आंसर -25 आ जाता है। ठीक है, रेज फ्रॉम द सन, ठीक है, रेज फ्रॉम द सन converge at the point of 15 centimeter in the front of a concave mirror. Where should an object be placed so far that size of its image is equal to the side of an object?
तो इसका आंसर है हमारा ए, जो कि है 30 सेंटीमीटर। एक टिक ढंग से नहीं बनता है। यस, तो वो है अरे यार ये बी पे हो गया ऐसा लग रहा है। तो वो है हमारा 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्यों? क्योंकि ये 15 सेंटीमीटर जो है ये कॉनकेव मिरर है। और अब ये तो पता ही है ना यहाँ रिलेशन बिटवीन कर्वेचर ऑफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द फोकल लेंथ, पता ही होगा ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल जो है वो इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब्ड इन इट। तो वो है हमारा यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ठीक है। क्वेश्चन 42, इन अ पर्सन द ट्यूबल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन यूरिन फॉर्मेशन। देखो अब इसमें क्या होगा, यूरिन जो है ना वो मोर डिल्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, डिल्यूटेड हो जाएगा। इफ द रियल इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम formed by a lens is 3 times the size of the flame, at the distance between the lens and the image is 80 centimeter, at what distance should the candle be placed from the lens। तो देखो इसमें भी एक हमारा फॉर्मूला यूज़ होता है जो होता है मैग्नीफिकेशन वाला। तो इसमें क्या है हमारा m इज इक्वल्स टू v अपॉन u। ठीक है, तो हमको देखो भाई मैग्नीफिकेशन तो दिया हुआ है, मैग्नीफिकेशन कितना हमारा -3 इज इक्वल्स टू 18 अपॉन माइनस u। ठीक है, तो अब u किधर चला जाएगा, इधर, और 3 आ जाएगा इधर हमारा। ठीक है, उधर कितनी वैल्यू 80। ठीक है, तो अब ऐसा करने के बाद तो ये हमारा ऐसा आ जाएगा 80/, तो इसमें -80 आ जाएगा क्योंकि वो उधर गया है और ये इधर नेगेटिव में नहीं आ सकता, इसलिए अपन इसका उधर लेके चले जाते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा ऐसा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अब आता है हमारा 44। बाय लुकिंग एट द बोर्ड डायग्राम नेहाल कंक्लूड दैट द फॉलोइंग इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल। तो अब इसको बताना है कि इसमें से राइट कौन सा है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ, इसमें से जो राइट है वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ सारे राइट है, बस जो थर्ड वाला है कि इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड वो गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 45। अब इसमें मीडियम 1, 2, 3 और मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3 एंड मीडियम 1। फिर से यहाँ पे मीडियम 1। तो यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके अंदर एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 है। ठीक है, तो जिसमें एंगल 2 जो है वो छोटा है एंगल 1 से, एंगल 2 एंगल 1 से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, विच इज़ इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर क्या है भाई, जो 45 का राइट आंसर है वो है डी, कि मीडियम 1 और 3 जो हैं वो इनिशियली सेम मीडियम है, पर 2 जो है ना वो ज़्यादा डेंसर है क्योंकि उसके अंदर वाइट लाइट थोड़ी सी कंप्रेस हो जाती है देन 1 एंड 3, क्योंकि 1 और 3 कॉमन है। ठीक है, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ फ्लाइंग ग्लास इज 1.65, डेट फॉर एल्कोहल इज 1.36 विद रेस्पेक्ट टू एयर। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लाइंग ग्लास, ठीक है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द एल्कोहल। तो वो हमारा राइट आंसर आ जाता है 46। यस, इन दोनों को डिवाइड करोगे सब, ठीक है ना, तो हमारा आंसर आ जाता है जो कि है हमारा 46 का बी, यानी कि 1.21। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो शायद आ जाएगा ये आंसर। ठीक है, अब अबोव लेंस है वो फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द पोल। अब अपन को ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट को फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्ट की हाइट को अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसकी ना एक मतलब ऐसा है कि ऑब्जेक्ट की हाइट आउट अपन को यहाँ पे 10 और ऐसी वैल्यूज़ दी हुई है। तो चलो भाई फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी है ना एक फार्मूला यूज़ होता है जो कि है 1F इज इक्वल्स टू 1V माइनस 1U होता है, पर यहाँ पे अपन को वैल्यू दी हुई है इसलिए अपन 5 लगा देते हैं। ठीक है भाई, तो अपन को वैल्यू किसकी निकालनी है, इसकी भी वैल्यू अपन को दी हुई है।
तो अपन क्या करते हैं, अपन ऐसा लिख देते हैं कि -10 अपॉन -5 इज इक्वल्स टू H2 अपॉन 0.2। ठीक है, तो ये फिर इससे कट जाता है, 2 आ जाता है, 0.2 इसके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो फिर ये हमारा आंसर आ जाता है 0.4। H2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी, जो कि है C, जो कि है 4 मिलीमीटर। ठीक है, अब एक केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, टेस्टेड, उन्होंने कुछ थोड़े बहुत एलिमेंट है उनको टेस्ट किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें से कुछ मेटल्स मेलेबल हैं, डक्टाइल हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है। तो अब अपन को ये बताना है विच ऑफ द अबव एलिमेंट्स वेर डिस्कार्डेड फॉर यूजेस बाय द कंपनी। तो इसमें से कौन से एलिमेंट हैं जो डिस्कार्ड हो जाएंगे। देखो भाई, इसमें से ना, देखो अब देखो, अब वो एक केबल मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, तो उसके लिए ना वायर डक्टाइल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पर एक्स और वाई जो एलिमेंट है उनकी डक्टाइल प्रॉपर्टी एकदम ज़ीरो है। तो भाई एक्स और वाई तो पहले एलिमिनेट हो गए। अब एक्स और वाई हमारे किस ऑप्शंस में है, ठीक है, एक्स और वाई है हमारे ए और बी ऑप्शंस में। ठीक है, तो अब इसमें देखो जेड में अगर अपन आते हैं, तो भाई अब केबल मैन्युफैक्चरिंग है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई होनी चाहिए। ठीक है, होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो नो आ गया। इट मीन्स कि जेड भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारे ऐसे, तो ये वो है जो हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं, जो कि एक्स वाई और जेड। तो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी। अभी आ गया हमारा सेक्शन 3। ठीक है, एक मिनट, हाँ, ये 48 था ना। ठीक है, तो एक केस स्टडी का क्वेश्चन है, द एक सॉल्व स्टोरी है फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 9 मार्च 2021। क्या बात है, ये तो इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो द सॉइल्ड पैंस इन माराकनम, अ पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, द थर्ड लार्जेस्ट producer of salt in Tamil Nadu. Oh wow. Separation of salt from water is laborious processes, and salt obtained is used as raw material for manufacturing of various sodium products. Okay, one of which compound is sodium hydrogen carbonate, used in baking as an anti-acid in soda acid fire ignitions. The table shows the mass of various compound obtained when 1 liter of seawater is evaporated. ठीक है, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज 45.0 mg। तो अपन को क्या फाइंड करना है, वेरियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे केस स्टडी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और इसके क्वेश्चंस ये रहे। ठीक है, तो विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। टेबल के भाई देखो, अपन ने पहले रिएक्शन किया था ना, किसका, CaCO3 का, तो वो H2O रिलीज़ करता है, मतलब CO2 रिलीज़ करता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा CaCO3, जो कि हमारा 3 सेंटीमीटर। हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन भाई। तो ये हमारा देखो, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो भाई मैग्नीशियम सल्फेट, तो ये था हमारा 6.08, राइट। तो 6.08 टोटल कितना था हमारा, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऑब्टेन। ठीक है, तो 1 लीटर वाटर, 1 लीटर सी वाटर के अंदर, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा, वो होगा 18 ग्राम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई देखो, हम 150 तक ही करते हैं, क्योंकि टाइम वो भाई कल वाला ही हो गया है, तो फिर भाई मेरे डेटा का मैटर है। सो अब ये बाकी के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे, कल इसका लास्ट वीडियो आएगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सोशल को कंप्लीट करके सोशल का सैम्पल पेपर सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी, इंग्लिश और ऐसे अपन करते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो।